हाँ जी, तो कल हमने मॉडर्न इंडिया शुरुआत से शुरू की, तो हमने सबसे पहले कंपनियों के आने का ऑर्डर पढ़ा कि यूरोपियन कंपनीज भारत में किस किस प्रकार आई थी। सबसे पहले पोर्तुगीज आए थे, पोर्तुगीज के बाद में डच आए, डच के बाद इंग्लिश आए, इंग्लिश के बाद डेनिश आए, डेनिश के बाद फ्रेंच आए, फ्रेंच के बाद स्वीडिश आए। एक एक का पोस्टमार्टम कर रहे थे हम। हमने पुर्तगालियों के बारे में पढ़ा कि सबसे पहले 1487 में बार्टोलोम्यू डियाज कैप ऑफ गुड होप, जो कि अफ्रीका के नीचे की टिप है, उसकी खोज करता है। यहाँ से उसे भारत आने का रास्ता पता चलता है। 1498 में वास्को डी गामा भारत आता है, अपने केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है, जहां कालीकट के राजा, जिसे कि जमोरिन कहा जाता था, उसका वेलकम करता है। हालांकि अरबों ने विरोध किया था पुर्तगालियों का, शुरू में वास्को डी गामा का विरोध किया था, पर वास्को डी गामा यहां पर व्यापार करने में सफल रहा और उसे 60 गुना फायदा हुआ था। उसके बाद पेड्रो अल्वारेज कैब्राल सेकंड पोर्तुगीज एक्सप्लोरर था, जो इंडिया आया था। 1503 के अंदर उन्होंने कोचीन के अंदर अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ली थी। मैंने कल बताया था कि फैक्ट्री में उत्पादन नहीं करते थे, बल्कि गोडाउन होता था, गोदाम हुआ करता था। 1505 में वो पहला गवर्नर यहां पर बनाते हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। 1509 में उनका दूसरा गवर्नर आता है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिसे द रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज एम्पायर कहा जाता है। पोर्तुगीज एम्पायर को पुर्तगाली भाषा में बोलते थे एस्तादो डी इंडिया। उसने 1510 में बीजापुर वालों से गोवा छीन लिया था। उसे ऐसा करने के लिए विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने उकसाया था। निनो डी कुना 1530 में गोवा को अपना मुख्य केंद्र बना लेता है, जो 1961 तक उनका मुख्य केंद्र रहता है। फिर हम पढ़ रहे थे कि उन्होंने भारत के अंदर नीले पानी की नीति अपनाई, जिसके तहत हिंद महासागर या अरेबिक सी का दुआ भले, इन पे अपने ट्रेड मोनोपोली कर ली थी। किसी भी एक्टिविटी के लिए पोर्तुगीज से परमिशन लेनी पड़ती थी। उनका परमिशन लेटर कार्ड्स कहलाता था। इवन मुगल अम्पर अकबर को भी अरब सागर देखने के लिए कार्ड्स लेना पड़ा था। कार्ड्स लेने के बाद वो समुद्र में भारतीय जहाजों को सुरक्षा प्रदान करवाने के लिए अपने जहाजों के साथ भेजते थे, काफिले में भेजते थे। इसे अर्माडा सिस्टम कहते हैं। भारत में बड़े जहाज बनाने पुर्तगालियों ने शुरू किए थे। तंबाकू, मक्का, आलू, मिर्च, इन सब की खेती पुर्तगालियों ने शुरू की थी। 1556 में वो गोवा में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कर देते हैं। आर्किटेक्चर की एक नई स्टाइल लेके आए थे, इसे गोथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कहते हैं, जिसके अंदर ऊंची थोड़ी नुकीली मेहराबें बनती थी, पॉइंटेड आर्च बनती थी, एलिवेटेड रूफ्स होती थी और डीप डेकोरेशन किया जाता था। 1542 में अल्फांसो डिसूजा नाम के गवर्नर के साथ में सेंट जेवियर भारत आया था ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। हालांकि पोर्तुगीज डिडंट गेट स्टेबिलिटी इन इंडिया, क्योंकि एक तो पुर्तगालियों ने, अरबों ने विरोध कर दिया पुर्तगालियों का, इस वजह से यहाँ पर ज्यादा स्थायित्व नहीं ले पाए। फिर पुर्तगालियों को ब्राजील मिल गया था और ब्राजील में उनको गोल्ड माइंस मिल गई थी। जब सोना मिलता हो तो काली मिर्च को कौन पूछे। फिर हमने पढ़ा था उनके बारे में और कि उनकी जो रिलीजियस पॉलिसी थी, बहुत इंटॉलरेंस थी, इस वजह से भी भारतीय नाराज थे। फिर अल्बुकर्क ने आग में घी डालने का काम किया। जब उसने कहा कि पुर्तगालियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया, प्रमोट किया कि वो भारतीय महिलाओं से शादी कर ले, भारतीय इन बातों से भी बहुत नाराज थे। हम आगे पढ़ते हैं उससे। हमने कल कहा था कि पुर्तगालियों के बाद दूसरी यूरोपियन कंपनीज, दूसरी यूरोपीय पावर जो इंडिया आई थी, वो थे डच। लेकिन लगभग पुर्तगालियों के 100 साल बाद में, 100 साल तक तो पुर्तगाली ही यहाँ पर कब्जा किए हुए बैठे थे और पुर्तगाली ही यहाँ पर व्यापार कर रहे थे। दूसरे डच आए। हॉलैंड या नीदरलैंड आप जिस देश को कहते हैं, उस देश के निवासियों को डच कहा जाता है। हम पढ़ रहे हैं कि सबसे पहला जो डच ट्रेवलर इंडिया आया था, या डच एक्सप्लोरर जो इंडिया आया था, उसका नाम था कार्लेनियन डे हस्तमान। कार्नेलियन डे हस्तमान नाम करके एक बंदा था, जो सबसे पहले यहां पर अपने इंडिया के अंदर आया था। वो आया था 1596 के अंदर। 1596 के अंदर वो आता है, कार्नेलियन डे हस्तमान। याद रखना भाई। कोई पूछे पहला पुर्तगाली यात्री कौन था, वास्को डी गामा। कोई पूछे पहला डच यात्री कौन था, तो आपके कौन हो गया, कार्नेलियन डे हस्तमान। लिखा हुआ है, भारत आने वाला प्रथम डच यात्री था। वो चेंज नहीं करोगे। 1602 के अंदर उन्होंने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। पुर्तगाली आ गए थे 1498 में, वो लोग आए 1596 में, लगभग 98 ईयर्स बाद। कॉर्नेलियन डे हस्तमान गया और उसने जाके कहा कि यार काली मिर्च सारी ले गए वो, और अपने भी चलो, वरना अपने बिना काली मिर्च की करेंगे क्या। तो उन्होंने कहा कि साहब फैक्ट्री लगाओ, फैक्ट्री लगाओ। तो किधर लगाएं फैक्ट्री? जो वेस्टर्न कोस्ट है, जो पश्चिमी तट है, उस पर तो ब्लू वाटर पॉलिसी चल रही है पुर्तगालियों की। इधर तो नहीं आने देगा आपको। डचों ने कहा शुरू शुरू में जाके पंगे लेने भी नहीं अपने तो उस साइड में चलो।
पश्चिमी तट पर पुर्तगाली है, अपने पूर्वी तट पर चलो। और पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश में अपने एक बंदरगाह था मसूलीपट्टनम कह दो या मसूलीपट्टनम कह दो, और उन लोगों ने मसूलीपट्टनम के अंदर अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की। उनकी कंपनी तो बनी थी 1602 में, 1602 में उन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना की, और 1605 के अंदर वो अपनी पहली फैक्ट्री जो भारत के अंदर लगाते हैं, जैसे पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री थी कोचीन जो कि केरल में थी, वेस्टर्न कोस्ट पे थी, वैसे डचों की पहली फैक्ट्री थी मसूलीपट्टनम जो कि 1605 में आंध्र प्रदेश के अंदर लगाई गई थी। पर डचों का जो मुख्य केंद्र बाद में बना था वो बंगाल में हुगली के पास में एक जगह पड़ती है, वो जगह थी चिनसूरा। याद रखने वाली बात यही है, इसमें भी लास्ट में एच और लगाना ना, चिनसूरा। चिनसूरा, आपसे यही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चिनसूरा किसकी मुख्य फैक्ट्री थी, याद कर लेना, आप स्टार लगा लेना इसके। हुगली के पास में एक जगह पड़ती थी ये चिनसूरा नाम करके, तो ये डचों की सबसे मुख्य फैक्ट्री बाद में बन गई थी। उनका मुख्य केंद्र, जैसे पुर्तगालियों ने मुख्य केंद्र गोवा स्टैब्लिश कर लिया था ना, वैसे डचों ने अपना मुख्य केंद्र कर लिया था चिनसूरा में स्थापित कर लिया। थोड़े सालों बाद अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं कि तीसरी शक्ति अंग्रेज आ गए थे। अंग्रेज भी एक बात को जानते थे कि भारत में यदि कब्जा करना है तो बंगाल में कब्जा करना पड़ेगा। बंगाल वह जगह थी जो सबसे अधिक धन धान्य वाली जगह थी भारत के अंदर, सर्वाधिक व्यापारिक केंद्र था बहुत बड़ा वो, तो अंग्रेज भी वहीं अधिकार करना चाहते हैं। डचों ने वहां पर अधिकार कर ही रखा है। अंग्रेजों ने अपनी कलकत्ता में फैक्ट्री बना रखी है, डचों ने अपनी चिनसूरा में फैक्ट्री बना रखी है। अंग्रेजों को बंगाल पर एक छत्र राज चाहिए तो उन्होंने डचों के खिलाफ युद्ध किया। वहीं चिनसूरा के पास में एक जगह पड़ती है वेदरा, तो वेदरा, ये थोड़ी स्पेलिंग गलत है भाई, आप इसको सही कर लेना। आप बैटल ऑफ बिदेरा आपके इंग्लिश के अंदर, तो बैटल ऑफ बिदेरा कहो भले, बैटल ऑफ चिनसूरा भी कहते हैं इसको, बैटल ऑफ हुगली भी कहते हैं। वेदरा का युद्ध कहिए, भले चिनसूरा का युद्ध कहिए, भले हुगली का युद्ध कहिए, पर क्वेश्चन वेदरा के युद्ध के नाम से आएगा, सन याद रखना है। कल मैं एक चीज बोल रहा था बार बार कि आपके प्री का जो सिलेबस है वो 1750 के बाद शुरू होता है, 1750 के बाद। ये देख लो 1759 वेदरा का युद्ध, किस किस के बीच में, डचों के और अंग्रेजों के बीच में। अंग्रेज इस युद्ध के अंदर जीत गए, डचों का भारत से बोरिया बिस्तर दाना पानी खत्म हो गया। डच 1759 के बाद में भारत में उनका कोई बड़ा नाम लेवा नहीं था, अंग्रेजों ने उनको यहां से निकाल दिया। डचों को लगा यार करना तो मसालों का बिजनेस ही है, तो और कहीं कर लेते हैं, और जब नीचे की तरफ और उतरे तो इंडोनेशिया, उन्होंने कहा इंडिया नहीं तो इंडोनेशिया से एक जैसे नाम तो है ही, और वो तो अपने आप ही एक मसाला आइलैंड ही है, तो उन्होंने कहा भाई आपने तो उस पे चलो, तो इंडोनेशिया चले गए। इंडोनेशिया पर उनका लंबे समय तक कब्जा रहा था। जिस प्रकार अपने यहाँ पर अंग्रेज स्टेब्लिश हो गए थे, वैसे इंडोनेशिया के अंदर बाद में डच स्टेब्लिश हो गए थे। जैसे हमने अंग्रेजों को हराकर स्वतंत्रता प्राप्त की, वैसे इंडोनेशिया वालों ने डचों को हराकर स्वतंत्रता प्राप्त की थी। डच हार गए, इंडोनेशिया चले गए, वहां पर मसालों का व्यापार किया करते थे। याद रखने वाली बात यह है कि इसमें अंग्रेजों का जो कमांडर था जिसने युद्ध जितवाया था, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। ये यूं ही ऊपर वेदरा लिखने के चक्कर में भगवान जाने क्यों लिख दिया, पर ये लिखा हुआ। आपने तो ये याद रखना कि अंग्रेजों का सेनापति कौन था, तो अंग्रेजों का सेनापति रॉबर्ट क्लाइव था। सिंपल 4-5 बातें। पहला डच यात्री कौन आया था, कार्नेलियन डे हस्तमान 1596। डचों की कंपनी कब बनी, तो 1602। ये जितनी कंपनियां बनती थी ना, इनका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करता था। अपने ईस्ट के अंदर पड़ते थे और अपने को इंडिया बोलते थे। इंडस नदी के इधर जो भी है वो इंडिया हुआ करता था। इंडस वो सिंधु नदी को बोला करते थे। तो कोई देश बनाता तो ईस्ट इंडिया कंपनी होती। अंग्रेजों की है तो बोलते थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डचों की है तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्तुगीज की है तो पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच की है तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। 1602 में बनाई पहली फैक्ट्री उन्होंने बनाई, 1605 में मसूलीपट्टनम ईस्टर्न कोस्ट पे। मुख्य फैक्ट्री थी उनकी चिनसूरा जो कि बंगाल में 1653 में स्थापित की। सन याद रहे तो ठीक, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं। बैटल ऑफ बिदेरा का सन याद रखना है। वेदरा का युद्ध, चिनसूरा का युद्ध या हुगली का युद्ध जो डचों और अंग्रेजों के बीच में बंगाल के अंदर हुआ था, और इस युद्ध के अंदर अंग्रेज जीत गए। डचों को यहां से रिप्लेस कर दिया उन लोगों ने। डच यहां से इंडोनेशिया चले जाते हैं, वहां पर मसालों का व्यापार करते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि अंग्रेजों का इसमें जो कमांडर इन चीफ था वो रॉबर्ट क्लाइव था, जो पढ़ेंगे हम कि आगे भी कई युद्धों में अंग्रेजी शासन को भारत में स्थापित करने में मुख्य योगदान निभा था। इतनी बातें याद रखना आपने। आगे बढ़ते हैं। आगे भाई वही जिसका हमें था इंतजार, जिन लोगों ने भारत पर अधिकार किया था, जिनके खिलाफ हम हमारा पूरा नेशनल मूवमेंट चलाते हैं, जिनसे हमें आजादी मिली थी, उन अंग्रेजों के बारे में हम पढ़ेंगे। 1498 में वास्को डी गामा भारत आ गया था। 1596 में
कॉर्नेलियन डे हस्तमान भारत आ गया था, डचों का, वो पहले वाला पुर्तगालियों का। अंग्रेजों को सूचना मिली कि साहब इंडिया सब लोग जा रहे हैं, रूट पता चल गया है, अपने कहां पर बैठे हुए हैं, लेट हो जाएंगे, अभी चलते हैं अपने भी इंडिया। और इंडिया आने वाला उनका जो पहला यात्री था उसका नाम था जॉन मिडेनहॉल। डचों के 3 साल बाद 1599 में, डच जहां 1596 में आ गए थे, वहीं ये आया था 1599 में, जॉन मिडेनहॉल। फर्स्ट पोर्तुगीज ट्रेवलर वास्को डी गामा, फर्स्ट डच ट्रेवलर कॉर्नेलियन डे हस्तमान, फर्स्ट इंग्लिश ट्रेवलर जॉन मिडेनहॉल। मिडेनहॉल गया और मिडेनहॉल ने जाके कहा भाई साहब ध्यान किधर है, इंडिया उधर है, और पुर्तगाली तो इतने सालों से बिजनेस कर रहे हैं और मैंने सुना है डच भी आके गए और फटाफट आने वाले हैं। तो अंग्रेज इस मामले में थोड़े तेज पड़े और अंग्रेजों ने कहा अपनी कंपनी बनाओ फटाफट, सबसे पहले तो कंपनी की स्थापना की जाए। नया साल आने वाला था उनका 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, 31 दिसंबर, 31 की पार्टी थी। दारू के नशे नशे के अंदर उन लोगों ने एक पार्टी बना ली जिसे हम अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। 31 दिसंबर 1600 AD को ब्रिटिशर्स फाउंडेड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करती। तो याद रखना ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई इनके? 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। नॉर्मल उस भाषा में हम उसको ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं। वैसे मैंने कहा कि सारी ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, बाकी उस ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम था, चूंकि अंग्रेजों ने कब्जा किया इसलिए उसका नाम याद करना थोड़ा जरूरी है। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। यहां से शुरू कर लो आपने, तो कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन, लंदन के व्यापारियों की कंपनी, ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, जो कि ईस्ट इंडीज में ट्रेड करने के लिए जाएगी। फिर किसी ने कहा लंबा ज्यादा हो जाता है, द गवर्नर एंड मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, बहुत लंबा नाम हो जाता है, तो थोड़ा शॉर्ट कर लो। ऐसे व्यापारी जिनको एडवेंचर पसंद है, जो इस बात में यकीन करते हैं कि डर के आगे जीत है, मर्चेंट एडवेंचर्स इस कंपनी का शॉर्ट में नाम था। पूरा नाम इसका था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। पढ़ लेना भैया थोड़ा सा, इसका कोई नाम पूछ भी ले तो अपने को थोड़ा सा दिमाग में रहे, याद रहे। 2-3 बातें सीधी सीधी सी पढ़ी हमने। प्राइवेट कंपनी थी एक, प्राइवेट लोगों ने मिलकर बनाई थी, जिसके घर पे पार्टी चल रही थी उन लोगों ने कहा यार बिजनेस बहुत जोरदार है वहां पर, चीयर्स किया जाए इसके नाम पर, और उन लोगों ने एक प्राइवेट कंपनी बना। याद रखनी है ये बात भी, इट वॉज ए प्राइवेट कंपनी, यह एक निजी कंपनी थी। कंपनी थी तो कंपनी ने अपने शेयर जारी किए, भाई कौन कौन हमारे साथ आना चाहते हैं। ये भी याद रहे कि शुरुआत में उसमें 217 शेयर होल्डर थे, 217 शेयर धारक। शेयर धारक तो समझते ही हो, शेयर होल्डर किस किसने उसके शेयर खरीदे। तो शुरुआत में कितने शेयर होल्डर थे? 217। कैसी कंपनी थी? प्राइवेट कंपनी थी। कई बार वो जो आते हैं अपने निम्नांकित में से सत्य कथन बताइए, निम्नांकित में से असत्य कथन बताइए, उसमें कोई पूछ लेगा आपसे, तो आप तो कहना कि भाई ये एक प्राइवेट कंपनी थी और 217 उसके शेयर होल्डर थे। उस समय उनकी क्वीन हुआ करती थी एलिजाबेथ। ब्रिटेन में राजतंत्र है, आज दिन तक राजतंत्र है। पहले थोड़ी मोनार्की थी, अब हम उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कि संवैधानिक राजतंत्र। संविधान है, राजा को भी उसके तहत काम करना पड़ता है, पर उनका जो भी राष्ट्राध्यक्ष होता है वो कौन होता है? राजा या रानी होती है। अब जो रानी एलिजाबेथ सेकंड, ये एलिजाबेथ फर्स्ट थी, बहुत महान महारानी हुई उनकी एलिजाबेथ। वो एलिजाबेथ के पास गए, कंपनी जिन लोगों ने बनाई वो लोग प्राइवेट कंपनी वाले, और जाकर क्वीन एलिजाबेथ हमने एक कंपनी बनाई है और हम इंडिया में जाकर बिजनेस करना चाहते हैं। क्वीन ने कहा मुबारक हो, क्या नाम है आपकी कंपनी का? बताया उन्होंने, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ लंदन मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। ठीक है, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकते हैं? कि मैम हम ये चाहते हैं कि हम जब जाकर इंडिया बिजनेस करें तो केवल हम ही बिजनेस करें इंग्लैंड की तरफ से। ये नहीं कि हमारे देखा देखी हमने कंपनी बनाई ईस्ट इंडिया कंपनी, कोई दूसरा भी हमारे पीछे पीछे ईस्ट इंडिया लिमिटेड कंपनी बना के आ जाए, कोई और तीसरा ईस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर आ जाए, कोई चौथा ईस्ट इंडिया एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर आ जाए। ये नहीं होना चाहिए। एलिजाबेथ हंसी और एलिजाबेथ ने कहा कि नो माय डियर, सबको अधिकार है, कोई भी जाकर बिजनेस कर सकता है। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूं कि केवल तुम्हें ये छूट दूं, बाकियों को छूट नहीं दूं? उन्होंने कहा कि मैम इसमें नुकसान है, यदि हम लोग वहां पर ज्यादा गए तो ट्रेड डिवाइड हो जाएगा, बंट जाएगा, किसी एक के पास में वो ट्रेड नहीं रहेगा, ढंग से बिजनेस ही नहीं कर पाएंगे।
आप शुरुआत में कुछ साल के लिए दे दें हमें, हम नहीं कह रहे हम हमेशा के लिए जा रहे हैं वहां पर शुरू में एस्टेब्लिश होने के लिए तो ठीक रहेगा ना थोड़ा सा, पर ना सबको घाटा रहेगा, किसी को भी लाभ नहीं होगा। एलिजाबेथ ने कहा कि दैट्स पॉइंट। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें 15 साल के लिए ट्रेड मोनोपोली देती हूं। मैं यह वचन देती हूं कि अगले 15 वर्षों तक केवल और केवल द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है जिसके कि 217 शेयर होल्डर है, भारत में ट्रेड करेगी। इंग्लैंड से इसके अलावा कोई भी दूसरी कंपनी जाकर ट्रेड नहीं कर सकती। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को शुरुआत में कितने साल की ट्रेड मोनोपोली या व्यापारिक एकाधिकार दिया गया? तो कितने साल का दिया गया? 10 और 5 15 साल का। ऐसा देने वाली जो क्वीन थी वो कौन थी? उस क्वीन का नाम था एलिजाबेथ। कितने साल का दिया उनको? तो व्यापार का एकाधिकार दिया गया 15 वर्षों हेतु। पर अब कंपनी वालों को ये ठीक लगा, कंपनी इंडिया में बिजनेस करने बहुत शानदार फायदा हुआ। अकेली कंपनी थी वो इंग्लैंड की तरफ से बिजनेस करने वाली। अब जैसे 15 साल खत्म होने को आए, वो अगला जो भी राजा था उसके पास गए और कहा सर थोड़ा लाइसेंस रिन्यू कर दो, इस बार ठेका वापस हमारे नाम पर दे दो। और सर 15 नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा। राजा ने कहा मौज करो, 20 साल। अगले और 20 साल होने को आए, उन्होंने वापस जाकर कहा सर गिफ्ट लाए हम आपके लिए, जो जो चीजें चाहिए वो बाहर पड़ी है, घर पे टीवी फ्रिज सब भिजवा दिए हमने। राजा ने कहा 20 साल। 1853 तक उनको ये 20-20 साल की छूट मिलती रही थी, टिल 1853 तक। 1853 में शायद इंग्लैंड को लग रहा था कि भारत की फिजाओं में क्रांति की महक आ रही है, भारत की हवाएं को दूसरा रुख गुनगुना रही है। और 53 में भगवान जाने क्या सोचकर जब कंपनी इस बार गई कि हमें अगले 20 साल की और छूट दी जाए, तो इंग्लैंड के राजा ने कहा कि 20 नहीं, मैं तुम्हें अनिश्चित काल के लिए भारत में छूट देता हूं कि तुम भारत के अंदर रहोगे। अनिश्चित का मतलब था कि आइदर 20 और लेस और मोर देन 20, कि 20 साल भी हो सकता है, लखन रहे तो 50 भी हो सकता है, और लखन नहीं तो कल भी छीन सकते हैं। एग्जैक्टली वही हुआ। और उसके ठीक 4 साल बाद 1857 की क्रांति ने उस ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से नामो निशान खत्म कर दिया था। 57 की क्रांति के बाद जो अंग्रेजों का भारत पर अधिकार है वो कंपनी का अधिकार नहीं है, वो इंग्लैंड देश का अधिकार है। उसके बाद इंग्लैंड देश खुद अधिकार करने लग गया था। तो कंपनी का ये जो मोनोपोली थी कितने कितने साल के लिए बढ़ाई जाती थी? तो 20-20 साल के लिए इसे बढ़ाया जाता था। शुरुआत में कितने की दी थी? 15। पर यूरोप के भले कितने देश बिजनेस करने के लिए आए हो, पर इन देशों में कोई बाणिया था तो वो इंग्लैंड था। उसे पता था यार बिजनेस करने के लिए कई चीजें चाहिए होती है, मोनोपोली चाहिए होती है, और टैक्स में छूट चाहिए होती है। आप जहां बिजनेस करते हो वहां का राजा यदि बहुत ज्यादा टैक्स लगा देगा आप पे, तो क्या खाक बिजनेस करोगे वहां पे? ये बात भी सही, टैक्स में भी छूट चाहिए। पता लगाओ भारत का राजा कौन है। जब आए थे तब भारत का राजा था अकबर महान। 1605 में अकबर की डेथ के बाद में उसका बेटा जहांगीर भारत का मुगल बादशाह बनाया था। उधर इंग्लैंड के अंदर राजा बने हुए थे जेम्स फर्स्ट, जेम्स प्रथम। ईस्ट इंडिया कंपनी वाले किंग जेम्स के पास गए और कहा किंग जेम्स हम ईस्ट इंडिया कंपनी वाले हैं। किंग जेम्स ने कहा यस आई नो, आपको क्वीन एलिजाबेथ ने ट्रेड मोनोपोली दिया फॉर 15 ईयर्स, और बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? सर एग्जैक्टली हम इसी बात के लिए आपके पास आए हैं, आप हमें पहचान गए, इसके लिए थैंक यू। सर हम चाहते हैं कि आप इंडिया में हमारे थोड़े टैक्स कम करवा दें, जो सामान हम खरीदते हैं उस पर टैक्स ज्यादा लगता है तो सामान महंगा हो जाता है, यहाँ पे बिकता नहीं है, बिकता है तो यहाँ के लोगों को भी महंगा मिलता है। हम चाहते हैं यहाँ के लोगों को थोड़ा सामान सस्ता मिले और हमारी भी थोड़ी बिक्री ज्यादा। जेम्स ने कहा कि यार मैं तो जानता भी नहीं इंडिया के बारे में कुछ,
मैं वहां पे टैक्स कैसे कम करवा सकता। कंपनी के कर्मचारियों ने, ऑफिसर्स ने कहा कि सर, राजा राजा तो आपस में बात कर ही सकते हैं, वहां के राजा से आप बात करके देखिए ना, बात करने से बात बनती है। जेम्स ने कहा कि कौन है वहां का राजा? कहा सर एग्जैक्टली आपके नाम राशि है, जहांगीर वहां का राजा है। जेम्स ने और पूछा, उसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत पता हो तो? एक तो बात यह है कि वह केवल फारसी भाषा जानता है, ओनली पर्शियन लैंग्वेज। तो उससे जो भी बंदा बात करने के लिए जाए उसको पर्शियन आनी चाहिए, वरना हालांकि दुभाषिया कोई होगा बीच में, अनुवाद करने वाला ट्रांसलेटर होगा, वो कर देगा अनुवाद। अपना बंदा गया अंग्रेजी बोलेगा, दुभाषिया अंग्रेजी को फारसी में ट्रांसलेशन करके उसको सुना देगा, वो फारसी बोलेगा, बंदा ट्रांसलेशन करके अपने वाले को इंग्लिश में बता देगा। पर वो जो दिल से दिल वाली बात है ना, वो तो जब सेम भाषा हो ना तभी की जा सकती है। जेम्स ने कहा कि सही, गुड पॉइंट। और कोई बात? सर दारूडिया है भयंकर, दारू पीता है खूब। जेम्स ने कहा कि ये भी बहुत अच्छी बात। अगले की हॉबी अपने को पता हो तो अपने ज्यादा ढंग से बात कर पाते। अपने वो बंदा कौन है जिसको फारसी भी आती है और जो दारू पीने में अच्छा हो? क्या सर वो बंदा है कैप्टन हॉकिंस। हाजिर किया जाए कैप्टन हॉकिंस को। और कैप्टन हॉकिंस को कहा गया, कैप्टन हॉकिंस तुम मुगल एम्परर जहांगीर के कोर्ट में जाओगे और जहांगीर को इस बात के लिए राजी करोगे कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड की परमिशन दे, टैक्सेस में कमी करे, सहायता करे, जितना असिस्ट कर सकता है उतना करे। क्या तुम ये काम कर पाओगे? कैप्टन हॉकिंस ने कहा कि श्योर। एक नए देश को एक्सप्लोरर बनाकर मुझे भेजा जा रहा है, उसे एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, इवन वहां के किंग के साथ डायरेक्ट बात करने का मौका मिलेगा, इवन किंग के साथ में दारू पीने का मौका मिलेगा। इससे बेहतर तो और हो भी क्या सकता है। 1608 में कैप्टन हॉकिंस अपने यहां पर जहांगीर के दरबार के अंदर आता है। लिखा है ब्रिटिश रूलर, ये रूल्स नहीं है भाई रूलर करना, ब्रिटिश रूलर जेम्स सेंट 2 एम्बेसडर्स इन कोर्ट ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर। राजा जेम्स ने मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में 2 राजदूत भेजे। पहले राजदूत का नाम था कैप्टन हॉकिंस, जो दूसरे राजदूत थे उनका नाम था सर थॉमस रो। आप में से कई लोगों के दिमाग में घूम रहा होगा कि हाँ सर ये नाम हमारा सुना हुआ है। कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो 2 राजदूत दरबार में आए। कैप्टन हॉकिंस 1608 में 1608 में यहां पर आ गए, फारसी बोलने वाला बंदा। कहते जहांगीर का भरा पूरा दरबार लगा हुआ। कैप्टन हॉकिंस जब आए, कैप्टन हॉकिंस आया और उस जहांगीर के पास गया और उसने जहांगीर से जाके हाथ में, हेलो मिस्टर एम्परर। अपने ऐसा नहीं होता था, अपने राजाओं से ना हाथ नहीं मिलाए जाते थे। अपने तो कोई राजा के सामने जाता था तो झुक के मुजरे करने पड़ते थे, जुआरडे करने पड़ते थे। और अपने वाला तो वहां जीते दरबार में गया, ले हाथ मिला लिया, हाथ मिला लिया, जहांगीर नाराज हो जाएगा। जहांगीर खुश हुआ, जहांगीर कितना गोरा आदमी आया। फिर उसने धीरे से जहांगीर का हाथ मिलाया तो हाथ पकड़ के कहा भी था, सर वाइन अच्छे वाली मीठी आती है हमारे वाली, आप जो ढोला मारू वाले अद्दे पीते हो ना, आंतड़े बढ़ जाते हैं अंदर, बट डंकी लाए हो हाथ। जहांगीर ने कहा फिर अच्छी है तो बैठ, बराबर बैठ। कहते हैं कि उसने जहांगीर को खूब प्रभावित किया था। जहांगीर ने उसको 400 का मनसबदार तक बना दिया था। मुगलों में एक पद हुआ करता था दरबार में जिसको मनसबदार कहा जाता था। कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसबदार बनाया गया था। वह फारसी बोलता था, 3 साल तक जहांगीर के दरबार में रहा। पर बहरे जहांगीर ने उसको टका छूट नहीं दी। छूट की जब भी बात आती, शाम को पैक लेने के लिए बैठते हैं, 2-2 पैक जाने के बाद में कैप्टन हॉकिंस कहता कि बादशाह वो थोड़ा व्यापार की बात करनी थी, और जहांगीर कहता व्यापार की बात मैं सुबह करता हूं। वैसे भी दोस्ती दोस्ती की जगह, व्यापार व्यापार की जगह। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो घोड़ा खाएगा क्या? फिर जहांगीर ने तीसरा पैक बनाते वापस कहा,
तुझे क्या लगता है मुझे चढ़ गई? ना मुन्ना ना, तू जितनी पीता है उतनी तुम्हें पैमाने में छोड़ देता हूं। चियर्स। अगला पैक लगा तू। 3 साल तक भी जहांगीर ने उसको निकाल के कुछ भी नहीं दिया था। ये नहीं साहब। तो